अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि सुहेल आफरीदी हंगामी तौर पर तीरा वैली रवाना हो गए हैं। वहां पर मुतासरीन से मिलेंगे और उनकी दादरसी की कोशिश करेंगे। ये सारी जो सिचुएशन है वो क्यों कर कैसे डेवलप हुई, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो पहुंच चुकी है इस वक्त कराची में, जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पर नामज़द करने और उनको मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जो कि तकरीबन 4-5 महीने से लटका हुआ था। बल्दियाती इंतखाबात एक दफ़ा फिर से मुलतवी हो चुके हैं। ईमान मज़ारी और उनके जो शौहर हैं हादी चट्ठा, उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल करीब दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि 5 रुकनी टीम डॉक्टर्स की अडयाला पहुंची है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुहेल आफरीदी की, क्योंकि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने वाले हैं। तकरीबन जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रवाना हो चुके हैं। तो वो वादी तीरा में जा रहे हैं आज विजिट के लिए। सुहेल आफरीदी जो कि कल कराची में मौजूद थे, उनकी जो फ़्लाइट थी वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हुई और वो रात गए कराची से इस्लामाबाद पहुँचे। आज उनकी कोशिश ये थी कि जो वादी तीरा है वहाँ पर उन्होंने जाना भी था, कैबिनेट मीटिंग भी थी इससे पहले, लेकिन उन्होंने तमाम तर मसरूफियात को कैंसिल किया और प्रायोरिटी पे रखा कि वादी तीरा जाया जाए। वजह उसकी ये है कि बहुत ज़्यादा वहाँ से शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो वहाँ से लोग मूव कर रहे हैं, आईडीपीज़ हैं जिन्हें अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, खाली करने पड़ रहे हैं, उनको मुनासिब सहूलियात नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनकी जो मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। एक तो ज़ाहिर है पहले बेचारे अपने घर बार छोड़ रहे हैं और ऊपर से मुनासिब आगे से सहूलियात ना दी जाएँ तो उनकी जो वहाँ पर तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। अब ये मुसलसल वीडियोस भी आ रही थी कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कितनी तकलीफ़ का शिकार हैं, रो रहे हैं। ज़ाहिर है अपनी किस्मत पे भी उन्हें रोना आता होगा कि बार बार उन्हें घर छोड़ने पड़ते हैं और जो वहाँ पे तकलीफ़ है उन्हें उठानी पड़ती है। अब ऐसे में सूबाई हुकूमत के ऊपर भी लाजमन इसकी एक आप कह लें कि तनकीद भी आ रही थी, प्रेशर भी बन रहा था कि कोई वहाँ पे इक़दामात क्यों नहीं किए जा रहे। अगरचे सूबाई हुकूमत तो इस ऑपरेशन के हवाले से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है और उनका ये कहना है कि हम तो इस पे ऑन बोर्ड हैं, बल्कि हम तो इसके मुखालिफ हम तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन ना किया जाए। जब इतने ऑपरेशन किए उनका वो रिजल्ट नहीं निकला, तो अब एक और ऑपरेशन करके आपको क्या मिलेगा। सुहेल आफरीदी साहब तो इससे भी आगे बढ़ गए और उन्होंने कल की जो ट्वीट है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि ऑपरेशन का मकसद जो है वो दहशत गर्दी का खात्मा नहीं, बल्कि बज़ाहिर सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तो वो तो इसको टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो में देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो लोग वहाँ पे तकलीफ उठा रहे हैं वो तो सूबाई हुकूमत की तरफ देखेंगे कि उनके इंतजामात उनके लिए क्या हैं। तो अब ये तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी। खुद पीटीआई के अपने लोग भी इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि सुहेल आफरीदी को बाकी तमाम चीज़ें छोड़कर सबसे पहले जो उनका आबाई इलाका भी है उनके लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए हंगामी तौर पर इकदाम करने चाहिए। तो सुहेल आफरीदी साहब ने अब से थोड़ी देर पहले वादी तीरा की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है और उन्होंने ये बताया कि इंतज़ार वो सुबह से ये कर रहे थे कि धुंध ख़त्म हो तो वो वहाँ पर जल्दी रवाना हो सकें। ज़ाहिर है कि अगर धुंध वगैरह मौसम का मामला ना होता तो वो फिर बाय एयर चले जाते, हेलीकॉप्टर के थ्रू चले जाते, लेकिन ज़ाहिर है साजगार हालात नहीं थे तो उसकी वजह से उन्हें बार बार ये जो था ताख़ीर का सामना करना पड़ा था रवानगी में। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मज़ीद इंतज़ार ना किया जाए और बाय रोड ही रवाना हो जाएँ। तो अब वो जनाब बाय रोड रवाना हो चुके हैं वादी तीरा के लिए। अब उनका जो वहाँ पर दौरा है, ज़ाहिर है कि वहाँ जाकर वो मुतासरीन से मिलेंगे, कोशिश करेंगे जो उनकी मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। जो उन्हें वहाँ पे मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशंस के लिए, मुख्तलिफ चेकिंग्स के लिए रोकना पड़ा है और जहाँ पे उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर सहूलियात दे सकें, कैंपिंग बेहतर हो सके, उन्हें कोई रिहाइश के मुतबादिल इंतजामात दिए जा सकें। तो इन तमाम चीज़ों को वो देखेंगे। लेकिन मैं वैसे ये ज़रूर सोच रही थी इस ऑपरेशन को लेकर के कि इतने दिनों से अनाउंस है कर दिया गया बाकायदा कि जी ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं। उसके लिए जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको बाकायदा यानी कि एक वक्त दिया गया, मोहलत दी गई कि वो अपना साजो सामान समेट लें और वहाँ से रवाना हो जाएं, वो जगह खाली कर दें। तो ऐसे जब आप अनाउंस करके ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ पे कौन सा दहशतगर्द जो है वो बाकी रुका रहेगा। मेरा मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी होगा कि जो आम लोग हैं वो चले जाएं और दहशतगर्द क्या वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे होंगे कि चलो भाई ठीक है अब आम लोग चले गए, अब आएंगे जी पाक फौज के जेट तैयारे और बमबारी होगी और हम मर जाएंगे। तो जाहिर है अगर वहाँ पे वाकई दहशतगर्द मौजूद हैं जो आम लोगों के दरमियान ही उन्हीं की तरह बीच में भेस बदल कर बैठे हुए हैं,
تو وہ بھی اسی طرح نکل جائیں گے کہ بھئی ان کی جو ہے وہ کوئی یہاں پہ اگر ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ ان کی رجسٹریشن کے انڈر تو نہیں آئیں گے، لیکن وہ اپنی محفوظ پناہ گاہوں کی طرف نکل جائیں گے، اور جہاں پر وہ موجود ہوں گے وہ وہاں کیوں بیٹھے رہیں گے جبکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے. تو یہ میرے لیے تو میں تو خیر بہت کوئی اتنی انٹیلیجنٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ سوال میرے ذہن میں کامن سینس کا ضرور اٹھ رہا ہے کہ جب آپ اناؤنس کر کے حملہ کر رہے ہیں تو وہ تو بھائی وہاں پہ جو بیٹھے ہوں گے وہ وہاں کیوں بیٹھے رہیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، ظاہری سی بات ہے. اس کے لیے وہ بھی کوئی اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ دہشت گرد بھی کہ جناب یہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو اب یہ سیکورٹی فورسز کس طریقے سے اس کو کنڈکٹ کریں گی. ممکن ہے کہ یہ کلین اپ آپریشن کریں اور کہیں جی اب یہ سارا علاقہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، اب یہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اور اس کی آگے پھر آپ چیک پوسٹ لگا لیتے ہیں کہ آن ورڈز اب کوئی آئے نہ داخل نہ ہو. لیکن یہ چیزیں تو پہلے بھی کی گئی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا، کتنی دیر وہاں پر ہی یہ پوسٹیں موجود رہیں گی، کسی بھی طرح وہ دوبارہ انٹر ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے یہ بد امنی رہتی ہے. تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ اور بڑی کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے. لیکن بہرحال جی لیٹس سی کہ اس کے اوپر اب کیا ہوتا ہے. لوگوں کو تو بہرحال تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا جی، اگر سیاسی خبروں کی طرف آئیں تو بڑا ایک دیرینہ نوٹیفیکیشن جو رکا ہوا تھا، فائنلی وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی باقاعدہ طور پر مقرر کر دیا گیا ہے. تو پچھلے 3-4 دن سے اس بارے میں جو پیش رفت ہو رہی تھی وہ فائنلی ایک پازیٹیو اینڈنگ پر پہنچی ہے اور آج ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. یہ نوٹیفیکیشن جو بلا وجہ 4-5 مہینے سے رکا ہوا تھا، مطلب آپ اندازہ لگائیں یہ ایسا نوٹیفیکیشن ہے جو کبھی پاکستان میں اتنا ڈسکس بھی نہ ہوا ہو. عام طور پر جو اپوزیشن لیڈر بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت ہر ایک عام سی بات جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے اس میں کتنی کمپلیکسٹی پیدا کر دی جاتی ہے. مثلاً یہ انٹرا پارٹی الیکشن جس کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، ہر ایری گیری پارٹی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ تسلیم کر لیے جاتے ہیں لیکن ان کے نہیں کرنے. اب یہ بھی کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اتنے سالوں سے اتنی پارٹیاں الیکشن کروائیں نہ کروائیں، نام نہاد الیکشن کروائیں، فارمیلٹی والے کروائیں، اس کے نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کر لیے جاتے ہیں، کبھی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن اب ان کے لیے مسئلہ بن کے انہیں بنایا ہوا ہے مسئلہ. اسی طریقے سے اب یہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. یعنی یہاں پر ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے اس وقت وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بنا دی جاتی ہے. ان کو کہیں سے کوئی جلدی ریلیف نہیں ملتا ہے اور ہر کام میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں. اب یہ کام بھی بہرحال ہو ہی گیا فائنلی. بہت سے لوگ اس کو اس انداز سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی سی بی ایمز ہیں، آگے مذاکرات کی طرف جانے کے لیے حکومت نے شاید کوئی گڈ ول جیسچر دیا ہے. مطلب 4-5 مہینے میں بلا وجہ ایک نوٹیفیکیشن کو روک کر کے اگر آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کر بھی دیا ہے تو مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو کوئی مسئلہ تھا نہیں ایسا جس کی وجہ سے کوئی بہت فرق پڑ جانا تھا. یا تو ہوتا نا کہ ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے بڑا کوئی فرق پڑ جاتا ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو پہلے محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ ابھی بھی ہیں، وہ پہلے بھی تقریریں کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. اپوزیشن لیڈر بنانے سے ان کو کون سا کوئی اتنا بہت بڑا ڈفرینس کریٹ ہو جانا تھا جس کے لیے اتنا اس معاملے کو لٹکایا گیا. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. لیکن اس سے حکومت ضرور ایکسپوز ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کتنی کی طاقت ہے. یعنی کہ یہ اپنی مرضی سے محض ایک نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتے، بھلے وہ اپوزیشن لیڈر کا ایک بے ضرر سا نوٹیفیکیشن ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ان کی اس وقت جو ہے گورنمنٹ کی پاور ہے، یہ ان کی اس وقت حیثیت ہے. بہرحال اب یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا جائے گا. اب ان کا بھی شاید نوٹیفیکیشن ہو جائے. جب ادھر اجازت مل گئی ہے تو کافی حد تک امکان ہے کہ ادھر بھی اجازت مل جائے گی. لیکن دوسری طرف اجازت نہیں ملی بلدیاتی انتخابات کی، اور اس بارے میں بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر نون لیگ کے جو وہاں کے جو کہ نہیں الیکٹ ہوئے ہوئے نمائندے ہیں لیکن انہیں مقرر کر دیا گیا تھا فارم 47 کے تحت، کیونکہ تینوں جو سیٹیں ہیں فارم 45 کے مطابق یہ پی ٹی آئی نے جیتی تھیں اور اس کے واضح ثبوت بھی موجود ہیں. جو باقی ان کے کینڈیڈیٹس تھے ان حلقوں میں انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتے تھے. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے جس طرح سے الیکشن چوری ہوا تو خیر پی ایم ایل این اتنی زیادہ غیر مقبول ہے اور اس بات کا انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات کروانے کی طرف بھی نہیں جا رہے. وہاں سے یہ بھاگ رہے ہیں، یہ رسک ہی نہیں لے رہے کہ ہم لوگوں میں جائیں کوئی بلدیاتی انتخاب کروائیں، کیونکہ انہیں ہر وقت یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل بھی اس میں سروائیو نہیں کر سکتے. حالانکہ میں یہ بھی حیران ہوتی ہوں کہ جب فارم 47 آپ نے
कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के निकाल दिए हैं, तो भाई आप इनके भी निकाल देंगे बल्दियाती इंतखाबात में भी, तो कौन कोई आपको आके रोक सकता है। लेकिन इन्होंने फैसला यही किया कि नहीं जी, हमने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाने, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है जिस तरह से ये पावर में है, कमिश्नर और बाकी इनके जो सारे अफसरान हैं, जो कि बिल्कुल इस वक्त ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे वो हम नौ आबादियाती निज़ाम था ना, उसमें उन्होंने अपने हरकारे रखे हुए थे, तो बस उसी तरह के हम किसी एक कंडीशन में इस वक्त हैं जहाँ पर ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हम पे रूल करती हुई नज़र आ रही है, सारी पावर्स इनके हाथ में दी हुई हैं। तो बस इसी तरह की जो आपके साथ एक मकामी हुकूमत है उसको रिप्लेस कर दिया गया ब्यूरोक्रेसी के साथ। अब एक दफ़ा फिर इन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जनाब हम बल्दियाती इंतखाबात करवा नहीं सकते, अभी कानून साजी हो रही है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि अब एक तरह से आपको पता है कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन बन के रह गया है, तो उनकी जानिब से जो बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल दिया हुआ था, उन्होंने वो आज शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जिसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जनाब हम बल्दियाती इंतखाबात पुराने शेड्यूल के मुताबिक नहीं करवा रहे, अब जी नया कानून आएगा और फिर नई हल्का बंदियाँ और फिर नए मामलात। बेसिकली ये कोई 5वीं या 6ठी मरतबा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इस्लामाबाद के, ये मुलतवी हुए हैं, और मुस्तकिल जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं वो एक जो उनकी लोकल गवर्नमेंट है उससे महरूम हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इक़्तिदार में काबिज़ जमातें हैं वो नहीं चाहती कि जो इक़्तिदार है वो नीचे तक जाए, कि वो इंतखाबी मार्के में जाएं, क्योंकि उन्हें डर ये लगता है कि वो हार जाएंगे, और वो तो उन्हें पता है कि इसकी वजूहात क्या है। तो ये जी एक दफ़ा फिर से मुलतवी कर दिए गए हैं। आज एक 5 रुकनी टीम जो है डॉक्टर्स की अडयाला पहुंची है, और ख़बर ये आई है मीडिया में कि इमरान खान साहब के चेकअप के लिए इनको भेजा गया है। इसमें 3 जो हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जबकि 2 जो हैं वो दीगर पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के कुछ टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे, कुछ खून के नमूने लिए जाएंगे, तो उनको एक कंप्लीट चेकअप जो है वो फराहम किया जाएगा। अब ये जो सरकारी डॉक्टर्स जाते हैं उसके ऊपर जो PTI के लोग हैं, जो इमरान खान साहब की फैमिली है और जो इमरान खान साहब के लॉयर्स हैं, वो तो इतना ट्रस्ट नहीं करते, और वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब के ज़ाती मालिज हैं उनको रसाई होनी चाहिए, तभी उन्हें अंदाज़ा होगा कि हाँ भाई वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल खैरियत से हैं। बाकी सरकारी जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर वो नहीं इत्तफा करते, लेकिन बहरहाल ये एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी कर दी जाती है, ताकि कल जब अदालत में इस पे बात हो तो कहा जाए कि नहीं जी उनकी तो रेगुलर चेकअप्स हो रहे थे, रेगुलर उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था वगैरह वगैरह। तो बहरहाल जी अब देखते हैं ये वाले जो डॉक्टर्स गए हैं ये क्या रिपोर्ट लेकर आते हैं इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक। बज़ाहिर जो आखिरी मुलाकात हुई थी सलमान सफदर साहब की, बिल्कुल थोड़ी सी एक 10 मिनट की मुलाकात, उसमें उन्होंने बताया था कि इमरान खान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं, और बज़ाहिर उन्होंने कोई किसी किस्म की अपनी जो हेल्थ है उसके हवाले से कोई शिकायत नहीं की है। अच्छा जी, एक जो आज की और अहम खबर है वो इस हवाले से भी है कि जो ईमान मिज़ारी साहिबा और उनके शौहर हैं हादी चट्ठा साहब, उनको ऐसा लगता है कि बस सज़ा देने की बहुत ज़्यादा जल्दी है इस वक्त अफजल मजूका साहब को। जज साहब तो बिल्कुल कल से ऐसे इधर उधर उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का जिसको कहते हैं प्रेशर डाला हुआ है कि जनाब उनको गिरफ़्तार भी किया जाए, उनको जल्दी जल्दी पेश किया जाए, वो क्यों नहीं अभी तक सलाखों के पीछे है। तो बहुत ज़्यादा एकदम बेकरारी उनकी बढ़ गई है। उन्होंने उनकी ज़मानत भी मनसूख कर दी है, और आज तो उन्होंने जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनको भी अदालत में तलब कर लिया और उनसे कहा कि जी आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उनको अदालत में पेश करना है गिरफ्तार करके, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। तो समझ नहीं लग रही कि एकदम जज अफजल मजूका साहब को हुआ क्या है, इतनी उन्हें क्या अफरा तफरी मच गई है कि उन्होंने फ़ौरन इन दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी करवाना है और सज़ा भी सुनानी है। क्योंकि बज़ाहिर तो वो बेचारे सिर्फ ट्वीट्स का एक केस है जिसकी वजह से नामजद हैं और उस पर ट्रायल चल रहा है। ये कोई ऐसा इमरजेंसी का केस तो है नहीं कि जनाब वो कोई एटम बम लेके फिर रहे हैं कि किसी भी वक्त खुदा न खास्ता वो फोड़ ना डालें, तो लिहाजा उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसे कोई दहशतगर्द तो है नहीं, वो ट्वीट्स हैं जो हुई हैं और उन ट्वीट्स के ऊपर आप ट्रायल चला रहे हैं। लेकिन इतनी अर्जेंसी इसमें क्या है, ये कोई जज साहब जो है इसका वाज़ेह जवाब देने से कासिर हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सबको नज़र आ रहा है कि बेसिकली ईमान मज़ारी साहिबा और हादी चट्ठा साहब जो कि इस वक्त जो ये जुडिशरी है उसके ऊपर तनकीद करते नज़र आते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी किरदार के ऊपर, जो सियासी किरदार है उसके ऊपर तनकीद करते नज़र आते हैं, मिसिंग पर्सनस की वो आवाज़ बनते हैं और जितनी भी जबर की ताकतें हैं उनको ललकारते नज़र आते हैं। यही उनका किरदार है जिसके ऊपर एतराज़ है और इसी वजह से उनको एक नाम नहाद और अजीबो गरीब किस्म के ठुस से मुकदमे में जो है वो पकड़ा हुआ है यानी मीन्स कि उनको शिकंजे में जकड़ा हुआ है। अब किसी भी लम्हे उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के है क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया जज साहब ने।
तो बहरहाल जी ये अब बड़ा एविडेंट है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत सी जो और सिविल सोसाइटी की आवाज़ें हैं वो उसके ऊपर कब तक खामोश रहेंगी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मुख्तलिफ हमने सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ हमने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को इसी तरह से देखा है कि वो दूसरों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और बाद में ख़ुद इनके ऊपर आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा, ये आपने कब तक बर्दाश्त करना है। और ख़ास तौर पर जो वकला कम्युनिटी है, जिसको आम तौर पर बड़ा समझा जाता है कि बड़े तगड़े लोग हैं ये, तो अगर वो भी अपने कॉलीग्स को इस तरह की विक्टिमाइजेशन से बचा नहीं सकते तो फिर पीछे क्या रह जाता है। हैरत की बात है कि मतलब ठीक है, आप बहुत से मामलात में हुकूमत की साइड पे खड़े होते हैं, लेकिन जहाँ वकला की अपनी कम्युनिटी के ऊपर बात आती है तो जैसे वो होते हैं ना पुलिस पेटीबंद भाई जिनको कहा जाता है कि वो फ़ौरन अपने लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह वकला के बारे में भी ये बात मशहूर थी कि जी ये तो अपने लोगों को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करने देते। सहाफ़ी बहुत डिवाइडेड रहे हैं हमेशा से, लेकिन वकला में आपको ये सूरत हाल जब उनके ऊपर बात आती है तो इस तरह नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब आप देख लीजिए कि कितनी कामयाबी से इन्होंने वकला को इस हद तक डिवाइड कर दिया है कि आज ईमान मज़ारी साहिबा और हादी चट्ठा साहब जैसे जो नामवर वकील हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं कि वो ह्यूमन जो क्या कहते हैं इंसानी हुकूक हैं, उन ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर भी अगर ये कोई विक्टिमाइजेशन का मामला चल रहा है तो उसके ऊपर भी उस तरीके से हमें जिद्दोजहद या आवाज़ नज़र नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह से होनी चाहिए। तो अब ये सिलसिला फिर कहाँ जाके रुकेगा, इसका जवाब मैं आप पर ही छोड़ देती हूँ। आखिर में जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो कराची पहुंच चुकी है। यहाँ पर भी उन्होंने जिस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट लाहौर में की, मुख्तलिफ लोगों से जाके मिले, मुलाकातें की और उन्होंने अपना नैरेटिव भी सामने रखा। अब वो वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन आज वैसे मैं एक क्लिप देख रही थी, इमरान रियाज भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट इस पर बात की है कि सिर्फ आप अगर जाके कुछ सियासी क़यादत से मिल लेंगे या कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात कर लेंगे तो इससे बात नहीं बनेगी। जब 8 फरवरी की आप एहतजाज की अगर कॉल दे रहे हैं, जो कि बाकायदा अब कल उनका एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, शटर डाउन का भी, पहिया जाम का भी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर जो मकतबा फ़िक्र है मुख्तलिफ, उनसे आप मुलाकातें करें और उनको ऑन बोर्ड लें। उनकी तंजीमों, उनके सरबराहों से आप मुलाकात करें, उन्हें कन्विंस करें कि ये उनके लिए भी फ़ायदे के लिए बेहतर है कि वो इस 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसका हिस्सा बने। क्योंकि अगर आप लॉयर्स को कहेंगे कि जी अदालतें बंद रखनी है तो वो अदालतें बंद रखेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्टर से मिलेंगे, उन्हें कहेंगे कि जी आप पहिया जाम में साथ दें। अगर आप रिक्शे वालों से मिलेंगे, अगर आप ताजर बरादरी से मिलेंगे, दुकानों से मिलेंगे, दुकानों वालों से कहेंगे कि भाई आपने रखना है, तो फिर ही लोग कन्विंस हो के कोई आपकी हड़ताल की कॉल में हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दें कि जी बंद, मुल्क बंद करना है, तो इसका मतलब है कि सब खुद ब खुद करेंगे, तो ये इतना कोई कारगर प्लान साबित नहीं होता आमतौर पर। तो उनकी ये तजवीज़ तो काफ़ी रेलेवेंट लग रही है, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान क्या वहाँ पर कराची में जाके ताजरों से मिलती है, क्या होता है, वो अब देखना पड़ेगा। लेकिन आम तौर पर वैसे देखा ये गया है कि जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इनके जो सरबराह हैं, चाहे वो किसान तंजीमें हों, चाहे वो ताजर तंजीमें हों, इनके जो अक्सर यूनियंस वगैरह के जो लीडर्स होते हैं, वो आम तौर पर हुकूमत की गोद में ही जाके बैठ जाते हैं। उनकी वहाँ पर उनके साथ लगामें जो हैं वो सेट होती हैं, जिसकी वजह से ये एक कामयाब हड़ताल नहीं कर पाते। वरना अगर ये तमाम तंजीमें इस नहज पर हों कि जैसे अब किसान हैं, इतना ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है, लेकिन इनकी जो तंजीमें हैं वो बिल्कुल ठुस साबित हुई और कोई किसानों की बेहतरी के लिए ये अपने लिए कोई मौसर एहतजाज नहीं कर सके, कोई मौसर आवाज़ नहीं उठा सके। और नतीजा ये है कि आज जो किसान है वो रुल के रह गया, चाहे वो गंदम बीजने वाला किसान हो, गंदम वाला हो, चाहे गन्ने वाला हो, चाहे मकई वाला हो, चाहे आलू वाला हो, हर कोई अपनी अपनी तौर पे रो रहा है। लेकिन इनकी जो तंजीमें हैं उन्होंने इनके लिए भरपूर आवाज़ नहीं उठाई और आप देखिए कि इसी वजह से हुकूमत के ऊपर कोई दबाव भी नहीं आया। आज सूरत हाल ये है कि आटा भी महंगा हो चुका है, जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है, और दूसरी तरफ किसानों को भी आपने रगड़ा लगा दिया। किसानों को आपने क्या कह के रगड़ा लगाया था जी? ये कह के रगड़ा लगाया था कि जनाब हम चाहते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो, उन्हें आटा सस्ता मिले। लेकिन अब आपकी ये पॉलिसी किस तरह बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि ना आम आदमी को आटा सस्ता मिल रहा है और ना ही किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा मिला। नतीजा ये कि बिल्कुल आपने ज़राअत का भट्टा ही बिठा दिया। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो सिर्फ इनके साथ नहीं हैं, ये ताजिर बरादरी के साथ भी मसले हैं, हर एक शोबे के अपने अपने मसाइल हैं। लेकिन इनकी जो लीडर्स हैं वो जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे का तबका है वो पिसता ही चला जाता है। तो बहरहाल देखते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कराची के दौरे पर कितनी मौसर हिकमत अमली बनाने में कामयाब होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।